फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं और इसी लेक्चर में हम आज इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा आर, जो कि रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये होती है प्रॉपर्टी कंडक्टर की, ठीक है, जिससे जो है कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से जो करंट आता है, ठीक है, उसको ये अपोज करता है। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। इसका जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या होता है? तो ये कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, जिससे जो है रेजिस्टेंस ऑफर होता है सर्किट में। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उसको रेजिस्ट करता है। जो रेजिस्टेंस है उसका एक बढ़िया एग्जांपल है एलॉयज लाइक नाइक्रोम, ठीक है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। ये एग्जांपल्स है रेजिस्टर का। फैक्टर्स विच ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो तीन फैक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितना लेंथ है कंडक्टर का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस हो वो मतलब कि बढ़ेगा, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा। दूसरा जो है नेचर, मटेरियल का नेचर जो है कंडक्टर का वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। एरिया, एरिया जो है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस पर भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला तो डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो डीसी बैटरी, बैटरी जो है वो इसका एग्जांपल है। दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन मेनी टाइम्स अ सेकंड, ठीक है, वो ऐसे होता है इस वाले में। और डायरेक्ट करंट ये होता है, ठीक है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ये लंबे डिस्टेंस पर भी इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है बिना ज्यादा एनर्जी लूज किए। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एबिलिटी होती है सब्सटेंस की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, ठीक है। और वहीं पर जो कंडक्टिविटी है वो इस एबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। ये अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी का जो है रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, इसको ध्यान रखिएगा। सुपर कंडक्टर्स, तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं कि किसी अगर जिस मटेरियल का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक है, जैसे मरकरी को अगर देखें 4.2 केल्विन पे, ठीक है, अगर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जा रहा है तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर्स कहेंगे, ठीक है। और वहीं पर कॉपर जो है, कॉपर 40 के पे इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहला तो सीरीज, ठीक है, सीरीज वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ऐसा होता है, वो सीरीज में जुड़े होते हैं, ये बैटरी से कनेक्शन होता है, ये की होता है, ठीक है। इसमें जो है रेजिस्टेंस अगर ऐसे जुड़े होते हैं तो ये सीधा ऐड हो जाएंगे, ये 1 है, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये जो है नेट इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसको भी ध्यान देते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, नेट जो रेजिस्टेंस है वो तीनों के सम के बराबर होंगे इसका, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, वो सबसे इफेक्टिव मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा सबके, ठीक है। ईच रेजिस्टर्स के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो अलग अलग होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये इस तरीके का होगा, ठीक है। इसमें जो है इस तरीके से फ्लो करेगा करंट, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। 1/r, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। ये सम होगा रेसिप्रोकल का ईच रेजिस्टेंस का, ठीक है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये सिंगल सिंगल जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा किसके, इसके मुकाबले। करंट जो है, करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू बात करें तो जो सोर्स का करंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, मुकाबले किसके, ईच रेजिस्टेंस के। पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रेट ऑफ कंजक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, P इक्वल टू VI। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है तो उसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये जो है इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है मूव किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक सिंपल डिवाइस है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू अनदर अल्टरनेट करंट सर्किट में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है उसको। कि ट्रांसफार्मर इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस है, ठीक है, जो कि एक अल्टरनेट सर्किट से दूसरे अल्टरनेट सर्किट में जो है करंट ट्रांसफर करता है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में जो है इंक्रीज करता है एसी वोल्टेज को, और दूसरे में डिक्रीज करता है स्टेप डाउन में। कुछ फॉल्ट्स और सेफ्टी मेजर्स पे है, उसको भी देखते हैं। अर्थ वायर क्या करता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक शॉक को रिस्क जो होता है उसको अवॉइड करता है, ठीक है। अगर एक मेटल बॉडी जो है उसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, जिसको हम लोग अर्थ डे बोलते हैं, ठीक है, अप्लायंसेस में जो शॉक आते हैं, ठीक है, उसके रिस्क को ये अवॉइड करता है। फ्यूज क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है, और ये जब ओवरलोड होता है घर में तो उस समय ये पूरा मेल्ट हो जाता है, और जो करंट में जो सर्किट में जो करंट आता है उसको ये रोक देता है, और उसकी वजह से फिर डैमेज भी रिड्यूस हो जाता है, डैमेज को प्रिवेंट करता है ये। शॉर्ट सर्किटिंग तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है कि जब कोई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, चाहे वो डायरेक्टली या फिर अदर सोर्स से, तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है सर्किट का, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, फ्लो होता है उसमें, जिसकी वजह से वो हीट होने लगता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जब बहुत सारे अप्लायंसेस जिसकी हाई डिमांड होती है पावर की, अगर वो एक साथ स्विच ऑन हो जाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है लार्ज करंट फ्लो करता है, ठीक है, सर्किट में, उसको हम लोग ओवरलोड कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेसिव हीट, ठीक है, और जो कि डैमेज भी कर सकता है। ये कुछ करंट अफेयर्स है, सॉरी, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए देखिए तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें दिया हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स, ठीक है, इसमें जो है दो पैरेलल रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे। और इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव, ठीक है, अगर देखें इसको तो 1/R ये इफेक्टिव है इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें से एक दिया हुआ है, ठीक है, ये जो R है ये दिया हुआ है 2 किलो ओम, और दूसरा जो वो निकालना है, तो सीधा आप निकाल सकते हैं कि 1/RP माइनस 1/R1 इक्वल टू 1/R2, इससे जो है R2 निकल आएगा, ठीक है। इसका आप लोग आंसर देखिएगा सॉल्व करके कौन सा निकलता है। मेरे हिसाब से इसका ये आना चाहिए 4.70। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब्स शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। दो आइडेंटिकल बल्ब्स को हम लोग कैसे कनेक्ट करें कि वो जो है मैक्सिमम लाइट दे, ठीक है। तो इस केस में मैंने ऊपर जैसा कि बताया था कि अगर पैरेलल सीरीज में हम लोग कनेक्ट करें, ठीक है, तो उस समय जो करंट मैक्सिमम होता है, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को करेंगे फिर। और मेरे हिसाब से फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे।